गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, खासकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी के टॉपिक्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन लें और उसको डील करें, एक प्रश्न मेरे पास आया जो मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब में भी देखता रहता हूँ कि क्या सब चल रहा है। तो उसमें एक मेरे को टॉपिक मिला, एक बहुत बड़े तो इंडिया लेवल के टीचर हैं जो उसको डील कर रहे थे। सही था, उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं, लेकिन कुछ बातें जो हमको समझ में आई, जो उन्होंने बताया वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। उसमें लगा कि कुछ और बातें हमको ऐड करनी चाहिए, और वो टॉपिक्स ये था कि अगर मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कैरी करते हुए धीरे धीरे लेकर के आप एक सर्टेन हाइट तक इसको लेके जाते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि h हाइट तक आप जाते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is minus mgh and work done by applied force is plus mgh. तो नेट वर्क डन बाई ईच एंड एवरी फोर्स अगर देखा जाए तो WA प्लस WG इक्वल्स टू व्हाट, 0 हो गया। तो नेट वर्क डन 0 हो गया। तो प्रश्न वहाँ ये उठा था, किसी बच्चे का था प्रश्न कि सर जब नेट वर्क डन 0 है तो अब इसके पास ये जो कहते हैं हम कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास mgh आ गई, ये कहाँ से आ गई? क्योंकि नेटवर्क टर्न तो 0 है। तो कहानी इस जगह पर, ये प्रश्न जो है सब बहुत सारे बच्चे के मन में उठता ही होगा, है ना। तो कहानी, पहली बात को समझिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक्स, ये जो नेटवर्क डन की हम बात कर रहे हैं, ये मैकेनिकल वर्क की बात होती है। ये बात जो हम लोग कर रहे होते हैं मैकेनिकल वर्क की। और नेट वर्क डन अगर हमारा 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी मैंने काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 होगा। अगर सीधा रिलेशन है तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ है। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क डन के साथ कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। कहने का तात्पर्य कि वर्क डन क्या हुआ नहीं हुआ, इस बात से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की। पहले तो ये एक मिस्टेक ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करता है। मतलब ये कि आपने इस ऑब्जेक्ट को उठा करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में यहाँ से यहाँ तक ले आ दिया आप, तो क्या हुआ, सिस्टम की जो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और फिर अगर और प्रॉस्पेक्ट और थोड़े से नज़रिया को बड़ा करें तो ये कह पाएंगे हम लोग कि सिस्टम में एक सिस्टम की टोटल एनर्जी वही रह गई है, लेकिन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। बड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है सो वो स्टडी करने लायक है। जो भी लोग पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं उनको स्टडी करने के लायक है। दरअसल क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम जब कहते हैं कि ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है, और ये R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाई, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R है, करेक्ट है ना, R है। तो ये किसकी एनर्जी है, ये सिस्टम की एनर्जी है। ये सिस्टम की एनर्जी जो 12th पढ़ चुके हो वो उनको समझ में आ जाएगा, ये सिस्टम की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी बढ़ती है वो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। अब आप देखिए कि सिस्टम किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी पर्सन इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, ठीक है, जो भी पर्सन इसको नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो पर्सन को अगर सिस्टम से बाहर रखिए और अर्थ और इस ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान के चलिए, तो ये इस पर्सन ने क्या किया, वर्क किया है ना, वर्क किया है mgh का, ठीक है, वर्क किया है mgh का,
mgh उसने वर्क किया, और ये वर्क किस कॉस्ट पे किया, तो उसके अंदर जो मस्कुलर एनर्जी रही होगी या जो कुछ भी रहा होगा वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, दूसरे फॉर्म में, माने इस सिस्टम को चली गई, मतलब अर्थ और ऑब्जेक्ट एज ए सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो अगर एनर्जी की ट्रांसफर हो जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, सबसे बड़ा लॉ तो ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ जो एजेंसी है उसने अपनी एनर्जी उसकी ट्रांसफर की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। मैकेनिकल वर्क डन का जीरो होना नहीं होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी या कुछ होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। होगा, वर्क डन हुआ है तो हो सकता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकता है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क भी हमारा क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा मैकेनिकल वर्क डन से, ठीक है जी, मैकेनिकल वर्क डन से, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में और एक पॉइंट देखिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ता है, इंक्रीज कब करती है, पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीजमेंट ही निगेटिव वर्क डन पर डिपेंड करता है। तो अगर निगेटिव वर्क डन हुआ है तो साथ साथ में पॉजिटिव वर्क डन भी तो हुआ है। तो प्राय केसेस में तो नेट वर्क डन जीरो ही रहता है जब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती। तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट इस नेट वर्क डन से तो आप कभी ना खोजें, नेट वर्क डन से तो कभी ना खोजें, ये तो पहले ही गलत हो जाता है, इससे तो आप खोजे ही नहीं। अब जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, चलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके आसपास का कोई पॉइंट पर कोई एक मैग्नेट या कोई पोल या कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है जी, है ना, कुछ भी रखा हुआ है। चलिए आइसोलेटेड मान लीजिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल ही कुछ रखा हुआ है, ठीक है, साउथ पोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड अभी बी है जो यहाँ काम कर रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का करंट इसमें बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब आप क्या करंट को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। बी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया करंट सप्लाई करने से। ये एनर्जी आया कहाँ से, ये एनर्जी आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इंक्रीज किया उसके कारण क्या हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई। तो इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कौन सी एजेंसी किस तरह से दिया, किसने दिया, अगर आप उसको एनर्जी दिया तो उसकी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को पूरी तरह से वर्क डन से खोजना छोड़ दीजिए, है ना, काहे कि पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और इसकी जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक वीडियो में बताया भी था कि पोटेंशियल को डिफाइन करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या है कि कोई किसी एक पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कई सारे फील्ड हो सकते हैं, कई सारे फील्ड काम कर सकते हैं और उस फील्ड के कारण उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो कितने सारे नोन अननोन फील्ड उस पर काम कर रही है कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कभी भी इस बात से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर अगर नेटवर्क डन जीरो हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ गई। नेटवर्क डन जीरो हो गया उसे बहस नहीं है, बहस यह है कि उसकी स्टेटस चेंज हो गई है, सिचुएशन बदल गया है। अगर सिचुएशन बदल गया है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है। सिचुएशन अगर बदल गई तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है, सिंपल, बस इतना ही ध्यान रखना है कि सिचुएशन बदल गई हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है तो जरूर किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो चुकी है। दैट्स द मेन पॉइंट। वहाँ से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ही हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें, ये वर्क डन के कॉन्सेप्ट से पोटेंशियल एनर्जी को न देखें, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग अब क्वेश्चन लिया जाए। पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं वो कुछ ऐसा है, कैसा है, एक पेन है, चलिए पेन को थोड़ा सा नीचे देते हैं, और एक ब्लॉक है जो इससे h हाइट पर है, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना जी,
स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, ओके। और ये ब्लॉक आकर के इस पर फॉल करता है। क्या करता है? फॉल करता है। तो इसमें कंप्रेशन होगा। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन मान लीजिए x है, ये कंप्रेस होगा। जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग को और लंबा कर सकते थे दिखाने के लिए, चलिए और लंबा कर ही देते हैं, और लंबा कर देते हैं। चलिए इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, चलो, है ना, ले लीजिए। अगर ये मान के चले कि मैक्सिमम कंप्रेशन x हुआ है, तो क्या ये रिलेशन mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, चूँकि यही पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, और इसमें किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में ये जो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? ब्लॉक के पास है। वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आएगा मोशन में, पहले तो काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन सही है? क्या ये सोच सही है? पहली नज़र में तो ये लगेगा कि हाँ ये सही है, mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन शायद हम लोग भूल रहे हैं कि जब ये कंप्रेस होना चालू होगा, वैसे वैसे ब्लॉक, मान लीजिए यहाँ तक x कंप्रेशन अगर हुआ है, तो ये ब्लॉक इनफैक्ट h डिस्टेंस नहीं बल्कि h प्लस x डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा। ये h प्लस x, ये प्लस h प्लस x डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अगर ये h प्लस x डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वर्ट होगी वो हो जाएगी क्या? mgh प्लस x, और x इज द कंप्रेशन, चूंकि x तो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, x को तो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे में mgh प्लस x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के लिए। चूंकि वो ब्लॉक तो बाद में यहाँ तक आएगा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ टच किया और यहीं पर उसने टोटल एनर्जी उसको दे दी, नहीं दिया तो नहीं होगा, है ना। तो वो नीचे तक वो ब्लॉक भी आया होगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज की होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में चली गई होगी? स्प्रिंग के अंदर, करेक्ट है ना। वो पोटेंशियल यहाँ तक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बन गई, डेवलप कर गया होगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो कंप्रेस करना चालू किया होगा। फर्दर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी? डिक्रीज करना चालू कर दी होगी, और ये कन्वर्ट होने लगा होगा स्प्रिंग के कंप्रेशन में, करेक्ट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक्सप्रेशन हमारी क्या बनती है? आती है कि mgh प्लस एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स। सिंपल में अगर हम इसको रख दिए होते, किसको? स्प्रिंग को, है ना, और x कंप्रेशन हुआ होता तो mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। मान लीजिए h हाइट से नहीं छोड़ते, h हाइट से नहीं छोड़ते, तो h हाइट से नहीं छोड़ते, और मान लीजिए ब्लॉक को h हाइट से नहीं छोड़ते, समझने वाली बात ये, h हाइट से आपने छोड़ा नहीं है, सिंपल आपने ला करके इस पैन के ऊपर इस ब्लॉक को रख भर दिया, इससे x कंप्रेस हो गया ये। तो यहाँ होगा ना जी mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होगा ना, ये आएगा ना, क्योंकि ये कन्वर्ट करेगा, ये कंप्रेस करेगा। तो जब टच करेगा, टच करने के कारण काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका वेट साथ में नीचे की तरफ, करेक्ट है ना। तो फिजिक्स में क्या है कि सिचुएशन को पूरी तरह से समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि आप सिचुएशन को पूरी तरह से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक मेज है, ठीक है, और एक चेन है। चलिए इसका थर्ड पोर्शन सस्पेंडेड है, ठीक है, थर्ड लेंथ जो भी लेंथ है
L मान लीजिए इसका लेंथ हो, तो इसका L/3 पोर्शन सस्पेंडेड है, नीचे की तरफ है। प्रश्न ये कह रहा है कि इसको वापस ऊपर की तरफ खींचने में कितना वर्क डन होगा। वापस ऊपर की तरफ खींचने में क्या वर्क डन होगा। m अगर मास है इसका टोटल, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो लेंथ के हिसाब से हम इसका मास ले सकते हैं। बहुत सिंपल, सबको बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर थर्ड लेंथ है तो इसका जो मास होगा वो m/3 होगा, क्योंकि लीनियर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो m/3 होगा। तो इसमें ऐसे मास लेने में हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इन जनरल हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं और लगाएंगे भी। सपोज दैट कि L/n पोर्शन है, हम क्वेश्चन को जनरलाइज करते हैं, L/n पोर्शन है, L/3 की बात हो रही है, L/n पोर्शन नीचे की तरफ सस्पेंडेड है, ठीक है। एक सॉल्यूशन इसका एक बुक में मिला, बहुत ही वाहियात सॉल्यूशन। फिजिक्स में क्या है कि जितना सिंपल तरीके से आप सोचते हैं उतना बेहतर होता है। वो सॉल्यूशन बिल्कुल हमको नहीं पसंद आया, और सिंपली जो है सो जब हम उसको सोचना स्टार्ट किए तो वो बहुत ही सिंपल, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल, इन जनरलाइज लेंथ के लिए भी हमारा पॉसिबल है, और बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल है जरा देखिए। जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इसका मास होगा m/n, और इस पर ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होगा कितना, g, यानी ये फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो इस तरफ इसका वेट कितना होगा, m/n × g, ठीक है। यानी इनिशियल स्टेट में फोर्स इतना होगा, चुटकी में चिपकेगा ये फोर्स F1 इतना होगा, और जब लास्ट एंड आएगा उस समय 0 मास नीचे होगा, तो फोर्स F2 कितना होगा, 0। F2 कितना होगा, 0। अब ऐसे सिचुएशन में हमने बताया था जब लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स, लीनियर वेरिएशन होगा, चूंकि ये चेन ऊपर की तरफ जैसे जैसे खिंचता जाएगा इसका मास कम होता जाएगा, है ना, लेंथ छोटा होता जाएगा, मास भी कम क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ऐसे में उसका फोर्स क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज करते जाएगा। तो लीनियर वेरिएशन ऑफ मास फोर्स होगा, मास लीनियर डिक्रीजेस, फोर्स लीनियरली डिक्रीजेस। तो वर्क डन जो है सो हम लोग लेते क्या है, F एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना जी, F एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो बताया। जब लीनियर वेरिएशन, हमने एक वीडियो में बताया था कि जब लीनियर वेरिएशन हो तो सिंपल तरीके से इसको लीजिए। तो F एवरेज कितना है भैया, mg/n इंटू d कितना है, L/n, है ना। F एवरेज, ओ सॉरी, F एवरेज कितना, यहाँ तो पहले निकालिए F एवरेज, F1 + F2 कितना आएगा, F1 + F2/2, ये कितना हो जाएगा, F1 + F2/2, यानी कि दिस मच प्लस माने mg/2n, ये तो देखिए, तो ये mg/L/2n² इज द वर्क डन। अब ये L/3 है, या जो सा भी फ्रैक्शन होगा उसको सिंपली हम n वैल्यू में पुट करके क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में L/3 था, मैंने n की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो ऐसे में इसको रख दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये mg/L कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से सोचने पर आपका क्या होगा, हमेशा से ही आपको अच्छा रहता है, कंफर्टेबल, रिलैक्स, कंफर्टेबल वे किसी भी चीज़ को सोचने, फिजिक्स में खास करके बहुत ही कॉमन वे में सोचने की ज़रूरत, साइंस में, फिजिक्स ही नहीं, साइंस में ही कॉमन वे में, है ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सोचिएगा, सॉल्यूशन जल्दी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m is moving in the horizontal circle of radius r under the centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है भैया -k/r²। रेडियस r क्या है, उसका रेडियस है, किसका, उस सर्कल का, है ना, उस सर्कल का r रेडियस है, और सेंट्रीपिटल फोर्स
लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ये दे रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द कांस्टेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टोटल एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा इसमें ये v की स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा इसमें। तो टोटल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उसके सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके स्पीड के कारण, वेलोसिटी के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ mv²। मतलब अपने को क्या चाहिए भैया? काइनेटिक एनर्जी के ही लिख लीजिए, एक के यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर रहा है, के कॉन्स्टेंट है, मतलब ये के की वैल्यू हाफ mv²। इस क्वेश्चन को देखने के बाद अलबत्ता ये तो अभी हमने बताया है, इसको देखने के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन अगर यदि कोई स्मार्ट ब्रेन का लड़का है तो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा है क्या चीज़, क्या है। क्योंकि फोर्स है कितना, फोर्स कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, यानी mv² इक्वल टू f इंटू r। तो हाफ mv² इक्वल टू 1/2 f की वैल्यू रख दीजिए ना, -k/r² इंटू r। क्या ये -k/2r आ गया? यानी काइनेटिक एनर्जी -k/2r हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को एक पहले पढ़े कि इतनी ये इसका एक्टिंग फोर्स है, ये रेडियस है, तो थोड़ी देर के लिए तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चक्कर है, स्थिति क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो ऐसे में ये कंफ्यूज करने वाली बात है, जबकि होगा ये क्या, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न ये बड़ा ही बहुत प्रोवाइडेड ये है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम इज गिवन बाय द रिलेशन t इक्वल टू √x+3। व्हाट इज द वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड। फर्स्ट 6 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 6 तक। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, कि t इक्वल टू √x+3। तो पहले 6 सेकेंड के अंदर कितना वर्क डन होगा। तो ये क्या है कि थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, ये कंफ्यूजिंग कर दिया। इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल विजडम लगाएं। √x इक्वल टू t-3, तो x का इधर का स्क्वायर हो जाएगा, t-3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू t² -6t प्लस कितना हो जाएगा, 9। आ गया, ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब ये सिंपल हो गया है ना। निकालिए भैया वेलोसिटी, जो कि क्या होगा dx/dt है ना। कितना हो जाएगा 2t - 6। निकालिए एक्सेलरेशन, जो क्या हो जाएगा dv/dt। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, कितना हो गया 2। क्या लग गया फोर्स, फोर्स कितना लगेगा ma। मास कितना है, मास प्रोवाइडेड है, mass per under the work done by the force in first 6 seconds of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related with time t. The equation is, what is the x meter, the work done by the force in 6 seconds। 6 सेकंड के अंदर का इसका वर्क डन निकालना है। मास इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मास नहीं दिया है, मतलब कहीं हमको इधर सोचने की ज़रूरत है। चलिए अगर मास नहीं दिया हो, चलिए एक्सेलरेशन निकालिए, कोई बात नहीं, मतलब निकालने का तरीका। अगर मास नहीं दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए तो। वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, W नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर, यही होगा ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर नेट वर्क डन फोर्स दिया ही नहीं है, फोर्स मास नहीं दिया है,
तो ऐसे में कांस्टेंट फोर्स, तो एक बात कहा है कि फोर्स कांस्टेंट है तब तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमारा काफ़ी है, तब वर्क डन निकालने के लिए हमको अदरवाइज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सीधे सीधे हाफ mv² का डिफरेंस से हम लोग क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ओके चलिए, तो एक बात बताइए कि v इनिशियल कितना होगा। v इनिशियल मतलब v एट t इजकल टू जीरो, t इजकल टू जीरो, तो रखिए तो जरा जीरो, तो कितना आ जाएगा -6। v फाइनल v एट t इजकल टू 6 रखिए, 2 × 12 - 6, यानी कि ये भी 6, ठीक है 6। अब जरा सा देख लीजिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, हम 6 रख दें, है ना, t इजकल टू 0 एंड t इजकल टू -6, 2 × 12 - 6, ठीक है। ओहो, ये सॉरी, हाँ, तो हाफ mv² माइनस हाफ mv², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़ा इंटरेस्टिंग, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से लेकर के उसको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड तक वो क्या हुआ है, पहुंचा है। तो अगर यहाँ -6 रखे, यहाँ 6 रखे, तो आप जरा गौर करें, आप जरा गौर कीजिए तो हाफ m को कॉमन कर लीजिए, तो v फाइनल का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, v इनिशियल का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, तो 1/2 m6², ये क्या हो गया 0, वर्क डन इज 0। चलिए, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो नेट वर्क डन इज व्हाट, 0। ये एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें हम लोग बिना मास के सॉल्व हुए, अगर इस कंडीशन के अलावा दूसरा कंडीशन अगर हम लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये सारा का सारा जो पंचायत चालू हुई थी वो इस बात के लिए चालू हुई थी कि आपके पास मास नहीं दिया था और आपको कंफ्यूज कर दिया गया कि क्या सिचुएशन बनती है। एक आध सेकंड के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि फिर से मास फंसा, यहाँ मास नहीं था, वहाँ फिर से मास फंसा। तो मैंने देखा कि जब दोनों ही वेलोसिटी 6 का आ रहा है, इसका मतलब -6 का भले ही हो, अरे वो पहले -6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर चल रहा था, कोई एजेंट उस पर वर्क किया, उसको रिवर्स डायरेक्शन में 6 की स्पीड उसने क्या कर दी, दे दी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, पहले वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, अब भी वो क्या हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी तो वही रह गई होगी, तो नेट वर्क डन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लिए पड़े हुए हैं। वो क्या है, प्रोवाइडेड है f इज गिवन बाई -k yi प्लस xj, ठीक है जी। और कह रहा है कि सिस्टम जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पहले a0 पर जाता है, फिर कहाँ पहुँच जाता है, ए तक चला जाता है। इस पाथ को फॉलो करते हुए ए तक चला जाता है। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ओके। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वर्क डन निकालने का जो अपना तरीका बनता है वर्क निकालने का, वो क्या हो जाएगा, देखिए इसके पास दो पार्ट है, -ky i माइनस kxj, ये है x कंपोनेंट। अब ऐसा से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि इसको x कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, x कंपोनेंट कह रहे हैं क्यों, चूंकि i कैप के साथ है। और ये क्या है आपका y कंपोनेंट, यानी fy। कहने का मतलब fx जो है इसका -ky है और fy जो है वो -kx है।
तो जो नेट वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन 0 to a, फाइनल पोजीशन क्या होगा 0 to a एक्स एक्सिस में जाए तो एफ एक्स डी एक्स के लॉन्ग वर्क डन, फिर 0 to a एफ वाई डी वाई, ये होगा वर्क डन, ये होगा वर्क डन। तो ऐसे में ये तो देखिए जरा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा माइनस के वाई डी एक्स, लिखिए पहले माइनस के वाई डी एक्स, फिर वो क्या हो जाएगा 0 to a माइनस के वाई के एक्स डी वाई। अच्छा खासा कंफ्यूजन है भैया, अच्छा खासा कंफ्यूजन है। माइनस के को भी कॉमन करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to a लिमिट है। माइनस के बाहर रखिए और इंटीग्रेशन के अंदर माइनस के बाहर रखिए और इंटीग्रेशन 0 a के अंदर क्या दिखेगा y dx प्लस x dy। क्या आप बता सकते हैं ये क्या होता है? चलिए बताने के लिए तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन जो लोग भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे वो याद कीजिए। तो अगर डी एक्स वाई को कोई सर्टेन इससे अगर करेंगे और यू भी रूल को फॉलो कीजिए तो y डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी होता है ना। अगर डी टी नीचे से निकाल दिया जाए तो डी एक्स वाई इजकल टू कितना y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होगा क्या? तो क्या इस चीज को हम लोग डी एक्स वाई लिख लें? इसको क्या हम लोग डी एक्स वाई लिख लें? तो डी एक्स वाई लिख लें तो W इजकल टू माइनस के वाई डी एक्स डी वाई को डी एक्स वाई लिख लिया जाए तो 0 to a डी एक्स वाई, और किसी भी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है t, या डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है t। उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स वाई, और कहाँ से कहाँ तक 0 से a। तो ऐसे में क्या होगा x भी रिप्लेस होगा a से, y भी रिप्लेस होगा a से, है ना। x भी रिप्लेस होगा a से और y भी रिप्लेस होगा a से। तो a इंटू ए, अब बाद में 0 इंटू 0, तो क्या बन गया वर्क डन माइनस के ए स्क्वायर इज द वर्क डन, माइनस के ए स्क्वायर इज द वर्क डन। ये अच्छा खासा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चन है, किसी भी समय आईआईटी में आता है। अक्सर जो भी लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं JEE वगैरह के लिए वो इसे ये क्वेश्चन तो जरूर देख करके जाते हैं, क्या कि इस तरह का कोई इससे बेस्ट ये क्या है, एक बेस क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए एक बेस क्वेश्चन है जिसको देखना आवश्यक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देयर इज ए लॉरी, एक ट्रक है और एक कार है, और इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी भी, ठीक है। जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी है, ओके। अब उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी है। तो ऐसे सिचुएशन में कह रहा है कि एक ही कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, एक्टिंग फोर्स दोनों पर क्या है सेम फोर्स लगाया जाता है, मैंने ब्रेक जो अप्लाई किया जाता है सेम फोर्स लगाया जाता है। ऐसे सिचुएशन में किसको शॉर्टर डिस्टेंस में हम लोग क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे? काइनेटिक एनर्जी सेम है, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो शॉर्टर डिस्टेंस में कौन रुकेगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये भैया काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्टॉप करने में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा यानी कि W नेट होगा वो सेम रहेगा, वर्क सेम करना पड़ेगा। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 माइनस के ई का निगेटिव वर्क डन चाहिए ब्रेक के द्वारा।
इतनी ही जितनी एनर्जी है, तो दोनों की तो एनर्जी सेम है। अगर एनर्जी दोनों की सेम है तो नेट वर्क डन निगेटिव ही होगा, लेकिन वो निगेटिव आएगा ताकि वो रिटार्डिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो नेट वर्क डन की भी क्या क्या है, सेम ज़रूरत है। अगर फोर्स सेम है तो डब्ल्यू नेट का जो मेन कॉन्सेप्ट है, फोर्स तो कांस्टेंट है ही, तो एफ इंटू एक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क डन का, एफ इंटू एफ नेट इंटू एक्स, एफ नेट इंटू एक्स। तो जब एफ भी फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है, जब फोर्स भी कांस्टेंट है तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस टू स्टॉप दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी है, एनर्जी भी सेम, अप्लाइड फोर्स भी सेम, तो कवर डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग विल बी सेम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए कुछ हाई फाई मैथमेटिक्स लगा लिया जाए। प्रोवाइडेड है पोटेंस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यू की वैल्यू प्रोवाइडेड है। क्या प्रोवाइडेड है भैया, के अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली ये नेट के लेवल का क्वेश्चन नहीं जाएगा। के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, देन बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। तो इस ऑप्शन से हमको, ऑप्शन पर हम लोग बाद में जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया है सुनना चाहेंगे, सुन लीजिए। ऑप्शन दिया है एट पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर एनी फाइनाइट जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी is k/2, it has the minimum kinetic energy. For the small displacement from x0 the motion in is simple harmonic motion। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले अप्लाइड फोर्स, हम लोग इसको, इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, अप्लाइड कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग तुरंत बता सकते हैं। अप्लाइड कंजर्वेटिव फोर्स तुरंत बता सकते हैं किससे, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी के इसमें, माइनस डी यू बाई डी एक्स में। काइनेटिक एनर्जी के विषय में कम पढ़िएगा जरा, पोटेंशियल एनर्जी के विषय में जरा डिटेल में जानिएगा। आज की वीडियो में स्टार्टिंग में ही हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा खासा है, वो सब कुछ समझा देता है ना। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो जरा सा देखिए क्या हो जाएगा। देखिए माइनस तो लगा रह गया, 1 का के रहने दीजिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस तो है ही, एंड ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई यही रह जाएगा। लेकिन फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 हो जाएगा, है ना, 1 का 0 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस 2x हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, अब बाहर का माइनस हो गया, तो माइनस 2k एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक चीज जरा इसमें नोटिस कीजिए, स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है। अगर हम जरा सा गौर करें इसको समझने के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, तो भैया स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है ना। तो जब स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स यहाँ भी दिख रहा है, अगर x काफ़ी छोटा होगा, x इज़ वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा होगा, तो एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल। जब एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में ई टू द पावर इसको 0 हो जाएगा। ये ई टू द पावर जो माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, ई टू द पावर 0 होगा, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, यानी एफ की वैल्यू माइनस 2kx आएगा। तो एक ऑप्शन है इसमें कि स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, तो जब स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू काफ़ी छोटी हो तो एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल माइनस की एक्स, तो क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के साथ क्या होता है,
अगर स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड है, अगर उसको एक तरफ डिस्प्लेस करके हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, क्या होगा? ऐसा लटका हुआ, ऐसे मान लीजिए कि हल्का सा नीचे करके छोड़ दीजिए, ऑसिलेट करेगा ना। तो ये एक्सप्रेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किसका होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन लगेगा। हालांकि अभी हमने इसका कोई वीडियो नहीं बनाया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। एक चुटकी में चिपकाने वाला क्वेश्चन है। m मास का एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक्टिंग फोर्स कांस्टेंट है, उसको डिस्प्लेस d डिस्टेंस तक किया जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अंडर कांस्टेंट फोर्स द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। तो के की डिपेंडेंसी किस पर हो सकती है? के की डिपेंडेंसी मास पर किस प्रकार हो सकती है? क्या मास पर कोई इसकी डिपेंडेंसी बनती है? एक कांस्टेंट फोर्स है जो d डिस्टेंस तक जाएगा, तो आप सीधे सीधे उसमें क्या मास की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बहुत देखिए, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया मास है, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, d डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस करके लेके जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी m पर किस प्रकार है? कोई डिपेंडेंसी m पर नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज W नेट? W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और नेट फोर्स किससे निकल जाएगा? F और D से, F इंटू डी, दैट इज डेल के ई। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितने दूर तक लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? नेटवर्क डन हमारा निकल जाएगा। इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या मास है, नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे हम लोग क्या कर पाएंगे? निकाल सकते हैं, सिंपल। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या करता है? कंफ्यूज करा सकता है कोई दम नहीं, लेकिन कंफ्यूज कराने के लिए काफ़ी होता है। एक मेज है, अगला क्वेश्चन, एक मेज है, ठीक है। एक नाइफ बना ले, ओके, पता नहीं कैसा नाइफ बनेगा, जैसा भी बनेगा। इसको ड्रॉप करते हैं, किस हाइट से ड्रॉप करते हैं? h हाइट से ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? h हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करते हैं तो इसका जो वुडन फ्रेम जो भी हो रहा होगा, इसमें d डेप्थ तक चला जाता है, मतलब यहीं तक नहीं रुकता है, क्योंकि अंदर भी तो जाएगा, तो ये अंदर तक, मतलब ये जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि नाइफ तो अंदर तक जाने जाना है, नाइफ हमारा अंदर तक जाना है। ये d h हाइट से छोड़ा गया है और d डेप्थ तक ये चला गया है। तो ये पूछ रहा है कि एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? तो अगर एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा, तो सोचने वाली बात है कि क्या हम लोग इसको, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी में हम लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला एनर्जी से रिलेटेड है, और जो निकलेगा वो भी एनर्जी से ही निकलेगा, करेक्ट है ना। वर्क डन बाय द वुडन फ्रेम, रेजिस्टिव फोर्स एफ एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इनटू डी होगा। और कितना वर्क डन इसको करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, उतना करना पड़ेगा जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यही करना पड़ेगा ना जी, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी उसको कितना मिलेगा? सवाल उठता है कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट विल गेन इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रिलेट कीजिए ना, रिलेट कीजिए कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स विल बी सेम एज टू कवर अप टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी को उसको जीरो कर देना है नेट वर्क डन से, है ना। नेट नेगेटिव वर्क डन से टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है? जीरो करना है। अब ये इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो जितनी इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये गलत। जितना टोटल चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो देखिए यहाँ तक सिर्फ टच नहीं कर रहा है और डी डेप्थ तक जा रहा है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा? mg h प्लस डी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द नाइफ। और यही तो इसकी क्या होगी? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और इतनी ही एनर्जी को क्या करेगा? ये गेन कर लेगा। जब इतनी ही एनर्जी को गेन कर लेगा तो इसी काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव वर्क डन से इसको क्या करना है? जीरो करना है। रेजिस्टिव फोर्स है, निगेटिव वर्क डन होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। इट विल लूज निगेटिव वर्क डन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जुमला याद रखिएगा, है ना। तो ऐसे में एफ एवरेज इंटू डी, ये इक्वल इंटू डी किसके बराबर होगा? एम जी एच प्लस डी। तो एफ एवरेज इजकल टू एम जी 1 प्लस डी बाई एच। चाहे तो आप यहाँ से एच हाइट तक ही आता है, इससे आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए जो 2gh से निकलेगा। फिर वहाँ से आप इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी ले करके यहाँ तक लेके जाइए, है ना, यहाँ तक लेके जाइए तो आपको कितना एक्सेलरेशन मिलता है वो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो ऐसे में आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन जब अपने को, है ना, h बाई डी ना जी, 1 प्लस h बाई डी, हाँ, जब अपने को ये सस्ता में मिल रहा है तो हम लोग ये क्यों न ले, वो काहे ले? सस्ते में एक है ना कहावत, जब हमको कम दामों में मिल रहा है तो हम ये क्यों न ले, वो क्यों ले? ठीक है, चलिए। तो आज का वीडियो 45 मिनट से अब का हो गया। 45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम बनाते नहीं हैं, अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत होती है ना। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने पड़े हुए हैं जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। इसलिए इस वीडियो को तो आप देख ही चुके होंगे अब तक, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलोअप करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। और जो लोग ऐसे देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, धन्यवाद।